हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री को। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनी और फिर धीरे धीरे कैसे डेवलप होती गई और दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज बन गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा बहुत सोशल बैकग्राउंड के बारे में भी बता दूंगा, जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग शेफ वर्ड में सी एच को शाह क्यों प्रोनाउंस करते हैं? जैसे अगर आप केमिस्ट को प्रोनाउंस करोगे तो केमिस्ट में हम लोग सी एच को का पढ़ते हैं, या फिर आप चिकन बोलोगे तो चिकन में सी एच को हम लोग चा पढ़ते हैं। तो फिर हम शेफ में शाह क्यों प्रोनाउंस करते हैं? चा या का क्यों नहीं पढ़ते सी एच को? इसी तरह एक और वर्ड है शॉविनिज़्म। शॉविनिज़्म में भी हम सी एच को शाह पढ़ते हैं, ना तो हम इसमें चा पढ़ते ना का पढ़ते। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों, शेफ और शॉविनिज़्म दोनों इंग्लिश के वर्ड हैं ही नहीं, ये दोनों फ्रेंच के वर्ड्स हैं। इसी तरह इंग्लिश में अनगिनत वर्ड्स लिए गए हैं दूसरी दूसरी लैंग्वेजेस से। हिंदी और संस्कृत से भी बहुत सारे वर्ड्स लिए गए हैं। दोस्तों, ये एक टाइमलाइन है और इस टाइमलाइन के ज़रिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश कैसे एज अ लैंग्वेज डेवलप हुई। सबसे पहले है 55 बीसी रोमन इन्वेजन। इस इवेंट ने इंग्लिश लैंग्वेज की नींव को रखा था। नींव यानी फाउंडेशन। तो 55 बीसी रोमन इन्वेजन से इंग्लिश की फाउंडेशन बनी थी। दोस्तों, आपने जूलियस सीज़र का नाम तो सुना होगा। तो ये जो सीज़र्स थे वो बादशाह हुआ करते थे उस ज़माने में इंग्लैंड के। सीज़र्स ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स बनवाई, जिसमें हेड्रियन वॉल भी शामिल है। अभी जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है ये कहलाती है हेड्रियन वॉल, और ये वॉल भी रोमन्स ने बनवाई थी। उस ज़माने में इंग्लैंड के जिस बादशाह ने इस वॉल को बनवाया था उसे लोग हेड्रियन कहा करते थे। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया हेड्रियन वॉल, क्योंकि हेड्रियन नाम के बादशाह ने इसे बनवाया था। तो जब ब्रिटेन में रोमन एम्पायर आया तो ये लोग अपने साथ लैटिन लैंग्वेज को लेकर आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप हिंदुस्तान को देखोगे, हिंदुस्तान में जब मुग़ल आए थे हुकूमत करने के लिए, तो मुग़ल अपने साथ फ़ारसी लैंग्वेज को लेकर आए थे। फ़ारसी लैंग्वेज ने हिंदुस्तान को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। और मैं आपको बता दूं, फ़ारसी और हिंदी इन दोनों को मिलाकर उर्दू को बनाया गया था। मुग़लों ने सोचा कि कोई ऐसी लैंग्वेज बनाओ जिससे हमें भी आसानी हो हिंदुस्तानियों को समझने में, और हिंदुस्तानियों को भी आसानी हो हमारी बात को समझने में, हम लोग कम्युनिकेट कर सकें ईज़िली। तो एक न्यू लैंग्वेज बनाई गई, हिंदी को जोड़ा गया फ़ारसी के साथ, और उर्दू नाम की एक नई लैंग्वेज वजूद में आई। दोस्तों, मुग़लों के ज़माने में जो कोई भी फ़ारसी लैंग्वेज बोलता था उसे लोग बड़ा पढ़ा लिखा कंसिडर करते थे। एक बहुत बड़ी बात थी फ़ारसी लैंग्वेज का जानना उस ज़माने में। तो जब रोमन एम्पायर इंग्लैंड में आया तो ये लोग बोलते थे लैटिन, और ब्रिटेन के जो लोग थे वो बड़ा इन्फ्लुएंस हो गए लैटिन लैंग्वेज से। हर कोई उस ज़माने में लैटिन लैंग्वेज को सीखना चाहता था। जैसे मुग़लों के ज़माने में जो कोई भी फ़ारसी जानता था उसे पढ़ा लिखा कंसिडर किया जाता था, उसी तरह रोमन एम्पायर में जो कोई भी लैटिन बोल पाता था, समझ पाता था, उसे बड़ा पढ़ा लिखा कंसिडर किया जाता था सोसाइटी के द्वारा। हालांकि लैटिन लैंग्वेज आज के ज़माने में डेड लैंग्वेज है, इसका कोई यूज़ नहीं है, दुनिया में उसे कोई नहीं बोलता। लेकिन सालों पहले ये एक बहुत बड़ी लैंग्वेज हुआ करती थी, दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज थी, और बहुत सारी लैंग्वेजेस इससे निकली हैं। इंग्लिश तो निकली है, इंग्लिश के अलावा इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्टुगीज़, ये सारी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस भी लैटिन से ही निकली हैं। रिसर्च हमें बताती है कि 29% इंग्लिश लैटिन से बनी है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, इंग्लिश में कुछ बहुत पॉपुलर वर्ड्स हैं, जैसे ह्यूमन, एनिमल, डेंटल, डेसिमल, डिजिटल, फैक्ट्री, लाइब्रेरी, मैनुअल, सोलर, मिलिट्री, साइंस, स्टेशन। इस तरह के अनगिनत वर्ड्स हैं। ये तो बहुत कम वर्ड्स हैं, लेकिन अनगिनत वर्ड्स हैं जो लैटिन से अडॉप्ट किए गए हैं। अब इसके बाद जो मेजर इवेंट आता है, अगर हम टाइमलाइन को देखें, तो वो है 450 AD।
ये था जर्मैनिक माइग्रेशन। दोस्तों, आज जिस मुल्क को हम जर्मनी के नाम से जानते हैं, उस मुल्क से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंग्लैंड की तरफ आई। इंग्लैंड में घुसना शुरू करा बहुत बड़ी पॉपुलेशन ने 450 एडी में। आप इसे 5th सेंचुरी भी लिख सकते हैं। 5th सेंचुरी लिखने से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन कम होगा और आसानी होगी। अब जहाँ से ये लोग आ रहे थे उस जगह का नाम था सैक्सनी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जगह जर्मनी में है। जर्मनी के ईस्ट वाले रीजन का नाम था सैक्सनी। अब क्या होता है कि ये लोग जब ब्रिटेन में आते हैं तो ये लोग अपने साथ अपनी ख़ुद की लैंग्वेज लेकर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में पहले से ही लैटिन लैंग्वेज पहुंच गई थी रोमन एम्पायर में, तो सैक्सन की लैंग्वेज लैटिन से मिल गई, मर्ज हो गई। जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि फ़ारसी और हिंदी को मिलाया गया था और उर्दू को बनाया गया था हिंदुस्तान में, इसी तरह इनकी लैंग्वेज को भी मिला दिया जाता है और एक न्यू लैंग्वेज निकल कर आती है जिसका नाम था ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश को हम लोग एंग्लो सैक्सन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो मॉडर्न इंग्लिश है और जो ओल्ड इंग्लिश थी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओल्ड इंग्लिश एक इनिशियल स्टेज थी। अभी ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आएंगे और बहुत ज़्यादा ये डेवलप होगी। उसके बाद ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनेगी। अगर हम दोबारा से चार्ट को देखेंगे तो रिसर्च हमें बताती है कि 26% इंग्लिश जो है वो जर्मैनिक लैंग्वेज से बनी है। अगेन, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, जिसका ये मतलब है कि बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में जर्मैनिक लैंग्वेज से लिए गए हैं। दोस्तों, ये एक रफ़ एस्टिमेट है। जर्मैनिक माइग्रेशन जब हुआ था तो लोग अपने साथ डच लैंग्वेज को भी लेकर आए थे। डच दोस्तों हॉलैंड मुल्क में बोली जाती थी। हॉलैंड का नाम आपने सुना होगा। तो हॉलैंड जो था वो जर्मनी के बिल्कुल पास में था। जर्मैनिक लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेजेस मिक्स थीं। 3-4 लैंग्वेजेस थीं जो मिक्स थीं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। जर्मैनिक लैंग्वेज से जो हमने इंग्लिश में वर्ड्स लिए हैं वो ज़्यादातर छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जैसे अबव, अगेन, एप्पल, बैड, गुड, केक, ईट, ड्रिंक। इसी तरह पार्ट्स ऑफ बॉडी भी हमने ज़्यादातर जर्मैनिक लैंग्वेज से लिए गए हैं, जैसे आई, फीट, आर्म, बॉय, गर्ल, हैंड, हाउस, बॉडी, ब्रेड, फूट। देख रहे हो आप, ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो छोटे छोटे हैं। ये सब वर्ड्स जर्मैनिक से लिए गए हैं। इसके बाद आती है 6th सेंचुरी। दोस्तों, अभी तक ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी नहीं पहुंची थी, लेकिन 6th सेंचुरी में क्रिश्चियन धर्म को प्रमोट करने के लिए धर्म गुरु ब्रिटेन में आ गए। एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे, द सेंट ऑगस्टीन। ये इधर उधर घूमते रहते थे और क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करते थे। इनका एक बहुत फेमस कोट है, मुझे भी बहुत पसंद है वो कोट। भाई साहब कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ अ बुक एंड दोज हु डू नॉट ट्रैवल रीड ओनली अ पेज। तो ये बड़ा अच्छा कोड है इनका, मुझे बहुत पसंद है। जब सेंट ऑगस्टीन ब्रिटेन में आए तो फिर बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और क्रिश्चियन धर्म ब्रिटेन में पहुंच गया। सेंट ऑगस्टीन अपने साथ बहुत सारी धार्मिक किताबें, रिलीजियस बुक्स को भी लेकर आते हैं और वो किताबें लिखी होती हैं लैटिन में, ग्रीक में और हिब्रू में। अब क्योंकि लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाने लगे तो फिर उन्हें किताबें पढ़ने में भी इंटरेस्ट पैदा होने लगा और किताबें लिखी थी लैटिन में या फिर ग्रीक में या फिर हिब्रू में। तो फिर लोगों का और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा इन लैंग्वेजेस को सीखने का। यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, लैटिन जो है वो इंग्लैंड में दोबारा आई है। लैटिन रोमन इन्वेजन में भी आई थी और लैटिन 6th सेंचुरी में दोबारा आई है और लैटिन लैंग्वेज आगे भी आएगी। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो आगे भी ये दोबारा आएगी। इसी वजह से लैटिन का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है इंग्लिश को बनाने में, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज इंग्लैंड में बार बार आई है। और लैटिन लैंग्वेज दोस्तों इतनी बड़ी लैंग्वेज थी कि हर कोई बोलता था उसको उस ज़माने में। ख़ास तौर से जो पढ़े लिखे लोग थे वो तो लैटिन में ही बोलते थे। लैटिन के अलावा 2 न्यू लैंग्वेजेस आई थी इंग्लैंड में, एक थी ग्रीक और दूसरी थी हिब्रू। अगर हम पाई चार्ट को देखें तो 6% इंग्लिश ग्रीक से बनी हुई है।
ग्रीक लैंग्वेज से हमने एकेडमिक वर्ड्स को ज़्यादातर लिया है, जैसे एंड्रॉयड, बेसिक, सिनेमा, क्लाइमेट, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आइडिया, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी। ये सारे वर्ड्स हमने ग्रीक लैंग्वेज से लिए हैं। हिब्रू से दोस्तों हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बहुत कम वर्ड्स लिए हैं, इसलिए हिब्रू को हम लोग अदर्स में काउंट करेंगे। अदर का जो पोर्शन है 6% का, इसी 6% में एक छोटा सा परसेंट हिब्रू का भी है। इसके बाद दोस्तों आती है 8th सेंचुरी, और 8th सेंचुरी में होता है वाइकिंग इन्वेजन्स। वाइकिंग्स दोस्तों बहुत ही जंगली किस्म के लोग थे, बहुत खून खराबा करने वाले थे ये लोग। जिस किसी को भी ये लोग पकड़ लेते थे ना लड़ाई के दौरान, उसको बहुत बुरी तरह से मौत देते थे, तड़पा तड़पा कर उसको मारते थे। इनकी बहुत भयानक भयानक सज़ाएं होती थीं। एक सज़ा ये लोग देते थे ब्लड ईगल के नाम से। ब्लड ईगल में ये लोग क्या करते थे, ज़िंदा आदमी को पकड़ लिया करते थे, और उस ज़िंदा आदमी की जो रिब्स होती हैं, रिब्स यानी पसलियाँ, तो उन पसलियों को निकाल कर उस आदमी की चिड़िया बना दिया करते थे। पसलियों को इस तरह से निकालते थे कि वो ऐसा लगता था कि चिड़िया के पर हैं, और ये तब होता था जब आदमी ज़िंदा रहता था। सोच के आप देख सकते हैं कि कैसी पनिशमेंट होती होगी। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, और ये बात कंफर्म भी नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी बात है, हम लोग कुछ भी गारंटी के साथ नहीं कह सकते। लेकिन हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ब्लड ईगल नाम की एक सज़ा होती थी। वाइकिंग्स दोस्तों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से आए थे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ थीं नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इन सभी देशों से ये लोग आए थे, और इन सभी देशों की लैंग्वेजेस को भी ये अपने साथ में लेकर आए थे। तो आप देख रहे हो कि कितनी सारी लैंग्वेजेस मिल गई। जिस तरह से हम लोग एक खिचड़ी पकाते हैं खाने में, उसमें दाल डालते हैं, चावल डालते हैं, नमक वगैरह डालते हैं, और एक डिश तैयार हो जाती है, उसी तरह बहुत सारी लैंग्वेजेस एक तरह से कुकर में डाली जा रही थीं, और उनकी एक डिश बन गई जिसे हम इंग्लिश कहते हैं। अच्छा, वाइकिंग्स जो थे ये लोग 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक ब्रिटेन में रहे थे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखो जर्मनिक लैंग्वेजेस में भी एक मिक्सचर था, बहुत सारी लैंग्वेजेस थीं, और वाइकिंग्स जो अपनी लैंग्वेजेस को लेकर आए थे साथ में, उन लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेजेस जर्मनिक भी थीं, जैसे ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, डच, ओल्ड नॉर्स। ये सब लैंग्वेज क्या थीं, जर्मनिक में भी थीं। और अगर आप चार्ट को देखोगे तो जर्मनिक लैंग्वेज 26% है, और ये इतना बड़ा नंबर इसलिए है क्योंकि जर्मनिक जो लैंग्वेजेस थीं वो पहले भी आई थीं, 5th सेंचुरी में भी आई थीं जब जर्मनिक माइग्रेशन हुआ था, और जब वाइकिंग्स आए थे तो ये दोबारा आई थीं। इस वजह से ये इतना बड़ा नंबर है 26% का। बात आ रही है समझ में? जर्मनिक लैंग्वेजेस दोबारा आई हैं इंग्लैंड में वाइकिंग्स के द्वारा, इसी वजह से इनका इतना बड़ा नंबर है। जैसे लैटिन दोबारा बार बार आई तो लैटिन 29% है, इसी तरह जर्मनिक लैंग्वेजेस 2 बार आई तो इस वजह से इनका नंबर 26% है। अब लास्ट में होता है नॉर्मन इन्वेजन। दोस्तों ये इवेंट बहुत बड़ा था, क्योंकि ब्रिटेन में इससे पहले फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आई थी। नॉर्मन्स अपने साथ पहली बार फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर आए थे ब्रिटेन में। नॉर्मन्स जो थे ये लोग फ्रेंच लोग थे। इनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी वाइकिंग्स के साथ, और ये लोग जीत गए थे और इंग्लैंड के बादशाह बन गए थे। फ्रेंच के साथ साथ ये लोग अपने साथ लैटिन लैंग्वेज को भी लेकर आए थे। फ्रांस के लोग दोस्तों खाने पीने के बड़े शौकीन हुआ करते थे, इस वजह से इंग्लिश में बहुत सारे जो खाने पीने के वर्ड्स हैं वो वर्ड्स हमने फ्रेंच लैंग्वेज से लिए हैं, जैसे बीफ, पॉर्क, व्हील, शेफ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच लैंग्वेज भी लैटिन से निकली हुई एक लैंग्वेज है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी थे जो पहले लैटिन में थे, उसके बाद वो फ्रेंच में हुए, और फिर फ्रेंच से इंग्लिश में आए, जैसे कंटिन्यू, जस्टिस, जर्नी, पीपल। इस तरह के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो पहले लैटिन के थे, फिर वो फ्रेंच के हुए, और फिर फ्रेंच से इंग्लिश में आए। इसके बाद दोस्तों 15th और 16th सेंचुरी में पानी के जहाज़ चलना शुरू हो गए थे। लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने लगे थे, दूसरे देशों के कल्चर को समझने लगे थे, दूसरे देशों की लैंग्वेजेस को समझने लगे थे।
जैसे अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। इन सभी देशों का एक्सप्लोरेशन हो रहा था बड़े पैमाने पर। इस एक्सप्लोरेशन से भी इंग्लिश लैंग्वेज पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो ब्रिटेन को पता ही नहीं थीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टोबैको हो गया। ब्रिटेन के लोगों को नहीं पता था कि टोबैको क्या होता है। इसी तरह पोटैटो हो गया, पोटैटो भी नहीं पता था इन लोगों को। जब ये लोग अमेरिका में पहुंचते हैं तो वहाँ इन्हें पता लगता है कि टोबैको और पोटैटो नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब क्योंकि इन्हें कोई नई चीज़ मिली, इस वजह से इन्हें कोई नाम भी सोचना पड़ा। उस चीज़ का इन्होंने नाम रखा टोबैको, पोटैटो। इस तरह से भी नए नए वर्ड्स इंग्लिश में जुड़ते गए। इसके बाद 18th और 19th सेंचुरी में आपको पता ही है, ब्रिटेन ने कॉलोनियलिज्म शुरू कर दिया था। मतलब दूसरे देशों में जाकर वहाँ पर हुकूमत करना, उस देश के ऊपर कब्ज़ा कर लेना। जैसे हमारा हिंदुस्तान पे कब्ज़ा हुआ, अमेरिका में भी हुआ था, अफ्रीका में भी हुआ था, बहुत सारे देशों में हुआ था। तो इससे भी फ़र्क पड़ा। और इसके बाद आता है 21st सेंचुरी। ये जो ज़माना है वो है इंटरनेट का, और इंग्लिश लैंग्वेज आज भी डेवलप हो रही है। रोज़ बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो शामिल हो रहे हैं। इंडिया से भी बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में लिए गए हैं, जैसे बैंगल, बंगलू, गुरु, पजामा। अच्छा, एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। पजामा हिंदी का वर्ड नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि पजामा हिंदी का वर्ड है। पजामा हिंदी का वर्ड नहीं है, पजामा है फ़ारसी का वर्ड। फ़ारसी से जब ये उर्दू में आया तब ये वर्ड गया इंग्लिश में, और आज ये वर्ड इंग्लिश का बन गया है। इसके अलावा जो शैम्पू वर्ड है, क्या आपको पता है कि शैम्पू भी हिंदी का वर्ड है? शैम्पू वर्ड को हिंदी लैंग्वेज से लिया गया है। तो इस तरह से ये इतनी बड़ी लैंग्वेज डेवलप हो गई, और बहुत सारी लैंग्वेजेस को मिलाकर ये दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज बन गई। लास्ट में अगर आप पाई चार्ट को दोबारा से देखोगे तो एक छोटा सा हिस्सा नेम्स का भी है। दोस्तों, हम लोग चीज़ों के नाम को भी एज अ वर्ब यूज़ करने लगते हैं। जैसे गूगल एक सर्च इंजन का नाम है, और ये एक नाउन था, लेकिन अब ये एक वर्ब बन गया है। अगर मुझे कहना है कि मैं इंटरनेट पर कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम गूगलिंग समथिंग। यहाँ पर मैंने गूगल को एज अ वर्ब यूज़ किया है। या फिर अगर आपको कहना है कि मैं इंटरनेट पर देख लूँगा, तो आप बोल सकते हैं आई विल गूगल इट। इसी तरह वैक्यूम क्लीनर, तो आपको पता है क्या होता है? वैक्यूम क्लीनर का एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था, हुअर। हुअर नाम से एक ब्रांड था, और उस कंपनी के मालिक का नाम था हुअर। तो इस बंदे का नाम आज इंग्लिश में एज अ वर्ब बन चुका है। अगर आपको कहना है कि मैं कारपेट को साफ़ कर रहा हूँ वैक्यूम क्लीनर से, तो आप कहेंगे आई एम होवरिंग द कारपेट। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इंग्लिश में वर्ब बन चुके हैं, और नेम्स की परसेंटेज रफली 4% है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को